नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का खबरें अब तक में स्वागत करता हूं। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे 2 दशकों तक सत्ता के शिखर पर रहने वाले नीतीश कुमार की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छिड़े धर्म संग्राम की, साथ ही आज हम बात करेंगे जम्मू में हुई सनसनीखेज वारदात की और आखिर में बात करेंगे आपकी रसोई में मचे उस हाहाकार की जिसकी वजह से 7 समंदर पार छिड़ी है जंग। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 मिसाइलें दागी, 24 घंटे में 179 लोग हुए घायल। संसद के बाहर नारेबाजी की गई, सांसद बोले नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। शंकराचार्य से मिलने पहुंचे अखिलेश, जमीन पर बैठे दिखे। सागर में दिल दहलाने वाली वारदात, मां ने 4 बेटियों को कुएं में फेंककर मार डाला, फिर खुद लगा ली फांसी। जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से 3 बार की बात, जहाजों की सुरक्षा पर हुई चर्चा। तपने लगा उत्तर भारत, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की गंभीर स्थिति, गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। आरएन रवि ने भी ली पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद की शपथ, सीएम ममता समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। नासिक कोर्ट ने वीर सावरकर टिप्पणी का मानहानि मामला बंद किया, शिकायतकर्ता ने वापस लिया केस। पुंछ में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आतंकी साजिश के मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 829 अंक टूटा, निफ्टी 23,700 के नीचे पहुंचा। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। आज बात करेंगे उस सूबे की जहां की आबो हवा में ही राजनीति घुली होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। वही बिहार जहां सत्ता की चाबी पिछले 2 दशक से एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही है और वो है नीतीश कुमार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि सुशासन बाबू के नाम से मशहूर राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले नीतीश कुमार एक दिन खुद अपनी ही बिछाई बिसात पर चेकमेट हो जाएंगे? 20 साल तक जिस भारतीय जनता पार्टी को नीतीश ने अपनी उंगलियों पर नचाया, कभी साथ छोड़ा तो कभी मजबूरन साथ लिया, आज वही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उसकी अपनी ही पिच पर क्लीन बोल्ड कर चुकी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुशासन बाबू की पारी का अंत हो गया है? क्या नीतीश कुमार की पलटी मार राजनीति का अब खुद भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं? तो नीतीश कुमार कभी किंग मेकर थे, आज क्या वो अपनी बिसात को महज एक जूनियर पार्टनर की तरह बीजेपी की झोली में डालकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं? आपको बता दें, 20 साल तक नीतीश के पीछे चलने वाली बीजेपी ने अब उन्हें सम्मानजनक विदाई का रास्ता दिखा दिया है। साम दाम दंड भेद मोदी शाह की जोड़ी ने बिहार के उस किले को फतेह कर लिया है जिसे ढाने में भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी आडवाणी का दौर बीत गया था। बीजेपी को बिहार में अपनी जड़ें जमाने के लिए 20 साल से ज्यादा का वक्त लगा। वह दौर याद कीजिए जब वाजपेयी और आडवाणी की बीजेपी गठबंधन धर्म निभाने के लिए नीतीश कुमार की हर शर्त मानने को तैयार रहती थी। नीतीश बड़े भाई थे और बीजेपी छोटी बहन। नीतीश ने 2 बार साथ छोड़ा, फिर भी बीजेपी ने उन्हें गले लगाया। लेकिन इस बार का गले मिलना अलग ही था। मोदी शाह युग में बीजेपी ने नीतीश कुमार को साथ तो लिया, लेकिन उन्हें अपनी गलतियां सार्वजनिक रूप से मानने के लिए मजबूर भी कर दिया। वह नीतीश जो कभी आंख दिखाते थे, अब मंचों से कहने लगे हैं वह कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। दरअसल नीतीश कुमार की ताकत का केंद्र हमेशा गृह विभाग रहा। बिहार में पुलिस और प्रशासन पर उनकी पकड़ इसी विभाग से थी। लेकिन 2024 के बाद जब नई सरकार बनी तो नीतीश ने हथियार डाल दिए। बीजेपी ने न केवल डिप्टी सीएम का पद लिया बल्कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाकर नीतीश की सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली। ये जेडीयू के पतन और बीजेपी के पूर्ण वर्चस्व का पहला बड़ा लिखित दस्तावेज था। वही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार की जमीन खिसक चुकी है। उनके दावे आज हकीकत के करीब दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को कमजोर करने के लिए चिराग मॉडल का बखूबी इस्तेमाल किया। चिराग पासवान ने अकेले लड़कर नीतीश की सीटों को 43 पर समेट दिया।
सीट शेयरिंग में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बिना नीतीश का अस्तित्व संकट में है और नीतीश के बिना भारतीय जनता पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग अधूरा है। 2015 में नीतीश कुमार अक्सर कबीर का दोहा पढ़ते थे। नीतीश को लगता था कि वह समय काट रहे हैं, लेकिन असली खिलाड़ी तो बीजेपी निकली। बीजेपी ने इसी रणनीति पर चलते हुए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर दिया। नीतीश के लवकुश समीकरण में सेंधमारी की और सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय जैसे चेहरों को आगे लाकर ओबीसी ईवीसी वोट बैंक पर सीधा हमला बोल दिया। आपको बता दें, नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से हटाकर राज्यसभा के जरिए दिल्ली शिफ्ट करना बीजेपी की एक बड़ी रणनीति की जीत है। लेकिन खाली होती जगह को भरने के लिए बीजेपी ने एक नया दांव खेला है और वो है निशांत कुमार। नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति के अखाड़े में उतारना और उन्हें डिप्टी सीएम पद की रेस में रखना जेडीयू के कैडर को यह संदेश देना है कि उनकी विरासत अब बीजेपी के संरक्षण में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश के जाने के बाद जेडीयू का क्या होगा। तो आपको बता दें, चर्चाएं तेज हैं कि जेडीयू का बीजेपी में विलय हो सकता है। इसे भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण, ईवीसी और लवकुश वोट बैंक का एक मुक्त साथ मिल जाएगा और बिहार लगभग विपक्ष मुक्त हो जाएगा। लेकिन डर यह भी है कि जेडीयू का वो वोटर जो कट्टर हिंदुत्व को पसंद नहीं करता, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जा पाएगा? कहीं वह छिटक कर आरजेडी या अन्य विपक्षी दलों की तरफ न मुड़ जाए। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति का ये वो मोड़ है जहां इतिहास खुद को दोहरा नहीं रहा, बल्कि नया इतिहास लिखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने जिस सिद्धांत पर अपनी राजनीतिक खड़ी की थी, उसी सिद्धांत की आंच पर बीजेपी ने जेडीयू की खिचड़ी पका दी है। नीतीश अब दिल्ली की ठंडी हवाओं का आनंद लेंगे या फिर वहां से कोई नई चाल चलेंगे? और क्या निशांत कुमार पिता की विरासत को बचा पाएंगे या वो महज बीजेपी के चेकमेट का एक मोहरा बनकर रह जाएंगे? बिहार की नई कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखते रहिए, क्योंकि बिहार में खेला तो अब शुरू हुआ है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। क्या आपने कभी सुना है कि किसी धर्मयुग की सभा के लिए प्रशासन 1-2 नहीं बल्कि 26 शर्तें रख दे, और वो भी ऐसी कि अगर नाबालिग ने नारा लगाया या किसी ने उत्तेजक बयान दिया तो परमिशन कैंसिल। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में मंच तो सजा, कुर्सियां तो लगी, पर जनता नदारत रही। क्या ये योगी सरकार की सख्ती का असर था या विपक्ष का समर्थन सिर्फ कागजी निकला? शंकराचार्य ने मंच से ललकारा कि बीजेपी अब भगपा यानी भागने वाली पार्टी बन गई है और ऐलान कर दिया कि 81 दिनों की इस यात्रा का जो उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल लाने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि लखनऊ की जमीन पर छिड़ा ये असली संग्राम आखिर है क्या। दरअसल शंकराचार्य वाराणसी से अपनी यात्रा लेकर जब लखनऊ पहुंचे तो उनका स्वागत रेड कारपेट से नहीं बल्कि 26 कड़े नियमों वाली चिट्ठी से हुआ। एलडी और पुलिस ने साफ कह दिया कि नाबालिग बच्चे विवादित नारे नहीं लगाएंगे, कोई हथियार या आतिशबाजी नहीं होगी, सांप्रदायिक या जातीय टिप्पणी पर सीधा एक्शन होगा। वहीं सबसे ज्यादा हंगामा पुलिस बल के खर्च को लेकर हुआ। पूर्व पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के दहाड़ते हुए पूछा कि क्या भीड़ की सुरक्षा के पैसे अब आयोजकों से वसूले जाएंगे? क्या यही सलूक गैर सनातियों के साथ होता है? आपको बता दें, लखनऊ के आशियाना इलाके में जब सभा शुरू हुई तो एक अजीबो नारा दिखा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा तो समर्थन देने पहुंचे, लेकिन जिस भीड़ की उम्मीद थी वो गायब थी। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने मुलाकात कर संभव सहयोग करने का वायदा तो किया, लेकिन खाली कुर्सियां बीजेपी के खिलाफ उस शक्ति प्रदर्शन को फीका कर गईं, जिसका दावा किया जा रहा था। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने मंच से सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा
ये राजनीति की सभा नहीं, धर्म की सभा है। लेकिन आज ये जो शंखनाद हो रहा है वो मुख्यमंत्री के पूरा बल लगा देने के बाद हो रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो बीजेपी कभी धर्म की बात करती थी वो अब भगवापा बन गई है। उन्होंने हुकार भरी कि जिसे खुजली है वो यहाँ आ जाए, क्योंकि ये भीड़ तंत्र नहीं, भिड़ने वाला तंत्र है। उन्होंने 3 मई से 23 जुलाई तक चलने वाली गविनिष्ठ यात्रा का बिगुल फूंक दिया, जो गोरखपुर से शुरू होकर गोरखपुर में ही खत्म होगी। इस यात्रा का मकसद गौ हत्या के खिलाफ कानून और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है। साथ ही नागा सेना की तर्ज पर चतुर्गढ़ी सेना का निर्माण करने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इस मौके का पूरा सियासी फायदा उठाते हुए बड़ा वायदा कर दिया, अगर 2027 में सपा की सरकार बनी तो हम गौ माता को राज्य माता घोषित करेंगे। कांग्रेस ने भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कही है। देखा जाए तो ये मामला अब सिर्फ गौ रक्षा का नहीं रह गया, बल्कि ये वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ शंकराचार्य खुद को सनातन का सुप्रीम कोर्ट बताकर सीधी चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नियमों और शर्तों की लक्ष्मण रेखा खींच चुकी है। खाली कुर्सियों के बावजूद शंकराचार्य का यह कहना कि ब्राह्मण तपस्या के लिए पैदा हुआ है, सुख भोगने के लिए नहीं। ऐसे में संकेत हैं कि आने वाले 81 दिन यूपी की राजनीति के लिए बेहद गर्म होने वाले हैं। क्या विपक्ष के सारे शंकराचार्य गौ माता को हक दिला पाएंगे, या फिर प्रशासन की ये 26 शर्तें उनके अभियान की रफ्तार को रोक देंगी और गोरखपुर से शुरू होने वाली गविष्ठ यात्रा क्या यूपी की सत्ता के समीकरण बदल पाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि शंकराचार्य ने अब पीछे ना हटने की कसम खा ली है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अब हम बात करेंगे उस खबर की जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हड़कंप मचा दिया है। क्या जम्मू कश्मीर के बीचों बीच किसी शादी समारोह में देश के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक की हत्या की साजिश रची गई? क्या Z+ और NSG का अवैध किला एक हमलावर के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया? जी हां, कल रात जम्मू के ग्रेटर कैलाश में जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर एक शादी के दौरान बिल्कुल करीब से गोली चलाई गई। हमलावर इतना पास आ गया था कि वह मौत बनकर फारूक साहब के सिर पर खड़ा था, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। ऐसे में आइए जानते हैं उस 60 साल पुरानी रंजिश या पागलपन की कहानी, जहां एक शख्स पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारने का सपना देख रहा था। आपको यह भी बता दें, बुधवार की रात थी। जम्मू कश्मीर के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी हो रही थी। फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी वहां मेहमान बनकर गए थे। करीब 1 घंटे बाद जब फारूक साहब वहां से निकलने लगे, तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी निकला और फारूक अब्दुल्ला के बिल्कुल पीछे पहुंच गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और उन पर तान दी। जैसे ही उस आदमी ने निशाना साधा, पास खड़े सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत उसका हाथ झटका, जिसकी वजह से गोली फारूक साहब को लगने के बजाय ऊपर हवा में चली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले करने से पहले उसकी जमकर धुनाई भी की गई। हमलावर का नाम कमल सिंह जामबाल है, जो करीब 63 से 70 साल का है। वह कोई आतंकवादी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का एक दुकानदार है। पूछताछ में उसने बहुत ही अजीब बात कही। उसने बताया कि वह पिछले 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। ये उसकी पुरानी निजी नफरत थी। जिस वक्त उसने हमला किया वह नशे की हालत में भी था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को Z+ और NSG की सुरक्षा मिली हुई है। फिर भी हमलावर अपनी लाइसेंसी पिस्टल के साथ VIP घेरे के अंदर कैसे घुस गया? अगर ऐन वक्त पर सुरक्षा कर्मियों ने उनका हाथ न झटका होता तो गोली सीधे निशाने पर होती, लेकिन गोली हवा में चली गई और एक बड़ी अनहोनी टल गई। वहीं इस घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला के बेटे
और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बहुत नाराज हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब उनके पिता को देश की सबसे बड़ी सुरक्षा मिली हुई है तो एक अनजान आदमी हथियार लेकर उनके इतने करीब कैसे पहुंच गया। डिप्टी सीएम ने भी इस पुलिस और सुरक्षा की बहुत कड़ी नाकामयाबी बताया है। फिलहाल फारूक अब्दुल्ला आज सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। अगर एक आम दुकानदार लाइसेंसी हथियार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा कवच को छेद सकता है तो फिर आतंकियों से निपटने के दावे कितने खोखले हैं। क्या कमल सिंह जामवाल महज एक सिरफिरा है या फिर इस घटना के पीछे कोई और मास्टरमाइंड छिपा है। डिप्टी सीएम और मंत्रियों ने इस सुरक्षा चूक के लिए जवाबदेही तय करने की मांग भी की है। जम्मू के होटल की वो फायरिंग अब कश्मीर की सियासत में नई चिंगारी सुलगा चुकी है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। अब बात करते हैं उस संकट की जिसने देश के करोड़ों घरों का चूल्हा बुझाने की नौबत ला दी है। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग 7 समंदर पार छिड़ी है, लेकिन उसकी तपन भारत की रसोइयों में महसूस की जा रही है। क्या आपको पता है कि जो गैस सिलेंडर कल तक आपके फ़ोन की एक क्लिक या एक कॉल पर घर आ जाता था, आज उसे पाने के लिए लोग रातों के 3 बजे से कतारों में लग रहे हैं। हाहाकार ऐसा कि कहीं एजेंसियां सील हो रही हैं तो कहीं 2000 रुपए में ब्लैक में सिलेंडर बिक रहा है, तो कहीं गैस न मिलने पर पुलिस को लाठियां चलानी पड़ रही हैं। आलम यह है कि देश एक बार फिर लकड़ी और गोबर के उपले वाले पुराने दौर में लौट गया है। मिडिल ईस्ट की मिसाइलों ने भारत में एलपीजी का ब्लैकआउट कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जमाखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला अधिकारियों को छापेमारी के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं गोरखपुर में सुबह 3 बजे से 400 लोग लाइनों में खड़े हैं। पीपीगंज में तो ऐसी झड़प हुई कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और 8 लोगों को जेल भी भेजना पड़ा। 2 गैस एजेंसियां सील कर दी गईं। वहीं सिद्धार्थ नगर की बात करें तो यहां तो लूट मची है। 1100 का सिलेंडर 1500 से 2000 रुपए में ब्लैक में बेचा जा रहा है। बिहार में भी एडीजी ने सभी जिलों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी है ताकि गैस वितरण केंद्रों पर दंगे जैसे हालात ना बने। आलम यह है कि जिस इंदौर में लकड़ी या कोयला जलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगता था, वहां प्रशासन ने अब खुद लोगों को गोबर के उपले और लकड़ी इस्तेमाल करने की परमिशन भी दे दी है। वहीं राजस्थान के कोचिंग सिटी कोटा के हॉस्टलों में जहां 2 लाख छात्र रहते हैं, वहां अब कोयले की भट्टियों पर खाना बन रहा है। आपको बता दें, ये संकट केवल घर की रसोई तक सीमित नहीं है, इसका असर आस्था और अंतिम संस्कार तक पहुंच चुका है। जी हां, केरल सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए गैस से चलने वाले शमशान घाट बंद कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मशहूर मंदिर में 21 मार्च से 30 अप्रैल तक श्रद्धालुओं को मिलने वाला प्रसाद नहीं मिल पाएगा। रेलवे की कैटरिंग सेवा यानी कि आईआरसीटीसी ने भी अपने वेंडरों को अलर्ट कर दिया है कि अब गैस का भरोसा छोड़ दें और खाना पकाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम शुरू करें। जाहिर है, मिडिल ईस्ट की इस जंग ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया के एक कोने में गिरने वाला बम दूसरे कोने की थाली से रोटी छीन सकता है। एक तरफ जनता गैस के लिए सुबह से शाम कर रही है तो दूसरी तरफ कुछ माफिया इस आपदा को अवसर बनाकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन जमाखोरों की कमर तोड़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उज्ज्वला योजना वाले इस देश में अब फिर से धुएं वाले युग में लौटने को तैयार है? उम्मीद है कि सप्लाई जल्द सुधरेगी, वरना चूल्हा जलाना भी किसी जंग को जीतने जैसा होगा। मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे देश में गैस कम नहीं है, केवल हमने मांग बढ़ा दी है। जिसके पास एक गैस का सिलेंडर है वो दूसरा लेने के लिए लाइन में लगा है। आपसे अनुरोध है, थोड़ा इंतजार करें, हो सकता है कि आपको समय पर गैस मिलने लगे। अगर एक ही वस्तु को कई लोग मांगने लगेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो कम हो जाएगी। हमारी सरकार भी कह रही है कि हमारे पास गैस की कमी नहीं है, बस आप थोड़ा इंतजार करिए, आपको गैस जरूर मिलेगी। और हमारी सरकार पर हम लोगों को भरोसा करना चाहिए कि वो हमारी समस्या को जरूर दुरुस्त करेगा। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि राजनीति की पिच से लेकर रसोई की आग तक
आज हर जगह चुनौतियां और बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार का दिल्ली को कूच हो, शंकराचार्य का गौ रक्षा के लिए शंखनाद हो, या फिर फारूक अब्दुल्ला पर हुआ जानलेवा हमला, इन सभी घटनाओं के मायने बहुत गहरे हैं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ और उनके अंदर छिपी सच्चाई के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।